हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो कि पौधों में होता है, उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। और साथ साथ में इसके बाद विषम पोषी पोषण के प्रकार देखेंगे। विषम पोषी पोषण क्या है, उसके प्रकारों को जानेंगे, वो कितने प्रकार का है। और इसी पार्ट्स के अंतर्गत हम देखेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, उसे चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से तात्पर्य होगा वो सब एक साथ मिलकर जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते। अनुरक्षण से तात्पर्य होगा उनका सुरक्षा करना, जीव को जीवित रखना, ये अनुरक्षण में आता है। और ये सभी जैव प्रक्रम कहलाएंगे। तो जीव शरीर में जितने भी कार्य चलते हैं, अर्थात जितने भी तंत्र हैं, वो सारे के सारे तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और वह सभी तंत्रों को एक साथ में जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो जैव प्रक्रम यदि देखे जाएं तो हम इन्हें मुख्यतः 4 भागों में यहाँ बांटा गया है, जिनका कक्षा 10 में हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर पोषण है, न्यूट्रिशन। सेकेंडरी नंबर पर दिया गया है श्वसन। तीसरे नंबर पर दिया गया श्वसन रेस्पायरेशन। तीसरे नंबर पर दिया गया वहन कंडक्शन, या आप जिसे ठीक है परिसंचरण तंत्र, ब्लड वास्कुलर सिस्टम जिसे कहा जाता है, रुधिर परिवहन तंत्र। चौथे नंबर पर दिया गया एक्सक्रीटरी सिस्टम्स या उत्सर्जन तंत्र जिसे कहते हैं। 4 तंत्र जो हैं वास्तव में यहाँ दिए गए हैं, जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम चलाते हैं। इनमें सबसे पहले प्रक्रम को या जैव प्रक्रम को हम पढ़ेंगे, जिसमें कि दिया गया है पोषण। ठीक, पोषण में यहाँ देखेंगे पोषण होता क्या है। तो पोषण एक जनरली भाषा में कहा जाए, सामान्य भाषा में कहा जाए तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात उस भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के पश्चात उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उस ऊर्जा को फिर हम उसके शारीरिक कार्यों में व्यय किया जाता है, तो वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो यहाँ देख लेते हैं, भोजन ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब भोजन का उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए किया जाए तो वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है और 2 ग्रुपों में जीवों को यहाँ बांटा गया है पोषण के आधार पर। ये देखिए, पोषण को 2 ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले दिया गया है स्वपोषण। स्वपोषण आपको दिखाई देगा यहाँ पर नंबर 1 ये दिया गया है स्वपोषण, और दूसरे नंबर पर दिया गया है विषम पोषण। 2 ग्रुप बने गए हैं पोषण के, यहाँ पे आप इन्हें देख पा रहे हैं। ठीक, अब यह सबसे पहले आएगी बात, तो हम देख लेते हैं स्वपोषण की। तो स्वपोषण में क्या लिखा गया है हम यहाँ पर देते हैं आपको। और स्वपोषण वास्तव में क्या और स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है, यह कौन से जीवों में पाया जाता है। स्वपोषण से तात्पर्य होता है स्वयं पोषी, अर्थात तो स्वयं का पोषण करने वाले वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण स्वयं करते हैं, वे कहलाते हैं स्वयं पोषी। और ऐसे जीवों में गुण पाया जाता है कि वह ऊर्जा को एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह कहलाता है स्वयंपोषी जीव। स्वयंपोषी जीव में मुख्यतः यहाँ पर
हमने यहाँ देखे गए हरे पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित हैं। स्वयं पोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें विषम पोषी पोषण के बारे में बात कर रहा हूं। तो विषम पोषी पोषण या पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं मानव या अन्य जीव, आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य जीवों के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। वो सारे के सारे विषम पोषी जीवों के बारे में आते हैं। अब हम स्वयं पोषण को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। स्वयं पोषी पोषण क्या है उसे और विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। यह लिखा गया है स्वपोषी पोषण, और स्वपोषी पोषण में यहाँ स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में यह पाया जाता है या में यह होता है, वह स्वपोषण। स्वपोषण में देखा जाता है कि ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह प्रक्रिया वास्तव में प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत ही यहाँ पर जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या यहाँ पर होगा। तो वह प्रक्रम है जिसमें कि सूर्य स्वयंपोषी अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और स्वयं बनाने के लिए वह बाहर से कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है, और कुछ पदार्थों को जिनको वो ग्रहण करता है उसमें आपको मुख्य रूप से, उसमें पेड़ पौधे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीन चीजें हैं जो कि क्लोरोफिल के अंदर इन तीनों चीजों को पहुंचने पर वहां पर वास्तव में जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की, जिसके कारण ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं हम, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, अर्थात ऊर्जा के रूप में संचित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ आपको बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स जल के हैं, जो कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। और इसी समय ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है 6 अणु। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का फॉर्मूला है या समीकरण है। ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का, इसे आप नोटिस कर लें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आती है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या वह प्रक्रम है जिसमें कि स्वपोषी जीव बाहर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक सामग्री या कच्ची सामग्री के रूप में कौन कौन से पदार्थ लिए जाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, दूसरे नंबर पर बात करेंगे यहाँ तो ये है क्लोरोफिल, तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और जल, ये महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। जल होंगे वो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ये सब आवश्यक कच्चे पदार्थ है। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यह देखते हैं। यह देखेंगे नंबर 1 पर दिया गया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, अर्थात जब क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल फोटोन
को अवशोषित करता है। ये पिगमेंट सिस्टम होते हैं क्लोरोफिल में। इस प्रकार से प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। यदि एक प्रकाश वर्णक फोटोन को एक्सेप्ट करता है, फोटोन को ग्रहण करता है, ऊर्जा के फोटोन को जब ग्रहण करता है तो वास्तव में यहाँ उत्तेजित हो जाता है। कौन? क्लोरोफिल का बीचों में बैठा हुआ धातु का मैग्नीशियम परमाणु, और वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है अपने। तभी इस प्रक्रिया के आगे देखने पर यह पता चलता है कि इसमें जल के अणु का विखंडन होता है। इस क्रिया के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जल के अणु का विखंडन होने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, अर्थात इसमें जल का विखंडन हो जाता है और जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी समय दूसरी बात आती है, तीसरे नंबर पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस निकलने वाली हाइड्रोजन से अपचयित हो जाती है, और निकलने वाली हाइड्रोजन से अपचयित होने के कारण ही वह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का रूप ले लेती है, जिसे बनाया जाता है C6H12O6 का रूप ले लेती है। इस प्रकार से यह संरचना वास्तव में क्या प्रकाश संश्लेषण की संरचना होती है, या प्रकाश संश्लेषण का क्रिया द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती हैं। बात करेंगे अब हम यहाँ रंध्र या स्टोमेटा की। तो रंध्र या स्टोमेटा की मुख्य भूमिका क्या है? रंध्र या स्टोमेटा की मुख्य भूमिका होने से तात्पर्य कि मेरा रंध्र सबसे पहली बात पाए कहाँ जाते हैं, तो पत्ती की जो सतह है, पत्ती की सतह में रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती की सतह में रंध्र पाए जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए लीव्स हैं, लीव्स की ऊपरी सतह भी हो सकती है, निचली सतह भी हो सकती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पत्ती की निचली सतह में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो संरचना ऐसी नहीं होकर पत्ती की संरचना यदि आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो वो अलग प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपरी सतह पर होते हैं वास्तव में सब अधिचर्म सेल, जिन्हें कहा जाता है एपिडर्मिस कोशिकाएं। ये एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जो ऊपरी सिरे पर पाई जाती हैं पत्ती की, और निचली सिरे पर भी पाई जाती हैं। दोनों प्रकार के सिरे पर ये पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस सेल के बीच में ही यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं या रंध्र पाए जाते हैं। एक संरचना मैंने यहाँ पर बनाई है जो आपको दिखाई देगी, जो कि वास्तव में एक स्टोमेटा की भांति आपको दिखाई देंगे। स्टोमेटा स्ट्रक्चर कहलाएंगी। जो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर का डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये डायग्राम आपको यहाँ दिखाई देगा। ये अधिचर्म सेल है, अधिचर्म सेल के बीच में जो स्टोमेटा वाला भाग है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये सेल्स मैं बना रहा हूँ, अधिचर्म सेल्स यही हैं, एपिडर्मिस सेल। ठीक, ये एपिडर्मिस सेल कहलाएंगी पूरी। ठीक, ये एपिडर्मिस सेल है पूरी, जो देख पा रहे हैं आप। ठीक, अब यहाँ पर अधिधर्म कोशिकाओं के बाद जो कोशिकाएं होंगी वो उसमें आपको दिखाई देंगी सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स होंगी। शेष कोशिकाएं कैसी कहलाएंगी? सब्सिडरी सेल्स कहलाएंगी। 2 सहायक कोशिकाएं इसमें दिखाई देंगी। मैं सहायक कोशिकाओं को कुछ अलग रंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा, सहायक कोशिकाओं को। ठीक, सहायक कोशिकाओं को मैं दिखा रहा हूं आपको। ये यहाँ पर जो दिखाई देंगी ये कोशिकाएं जो हैं वो सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी या सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। ये सब्सिडरी सेल्स कहलाएंगी या सहायक कोशिका कहलाएंगी। ठीक, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रीन वाली अधिचर्म सेल्स है। और इसके अंदर वाली जो सेल्स होंगी वो वास्तव में देखी जाए तो वे कहलाएंगी गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगी, ये गार्ड सेल्स हैं या द्वार कोशिकाएं हैं जो आपको दिखाई देंगी, जिन्हें मैंने अभी बनाया है रेड के निचले भाग में। ये दोनों ही गार्ड सेल्स के रूप में दिखाई देती हैं।
इनके बीच में ये गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, वास्तव में ये गोल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक, ताकि गार्ड सेल्स अपना भोजन स्वयं बना सके। अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए ठीक इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके बीचों बीच का भाग होता है, वह होता है रंध्र या स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं। तो ये बीचों बीच का भाग इसमें रंध्र है या स्टोमेटा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, या रंध्र छेद के नाम से जिसे हम जानते हैं। द्वार कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ इनके बीच में एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रक, ठीक, सभी कोशिकाओं की। जैसे यहाँ भी एक केंद्रक, सभी कोशिकाओं के बीच में एक काली सी आपको संरचना दिखाई दे रही है, वो वास्तव में एक केंद्रक है, जो गहरा डार्क उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये वास्तव में एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र के प्रमुख कार्य होते हैं। तो रंध्र का प्रमुख कार्य ये है कि वह गैसों का आदान प्रदान करता है, गैस का अंदर जाना और गैस का बाहर निकलना, दोनों को नियंत्रित करने का काम स्टोमेटा का है। साथ साथ में जल के आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाता है, अर्थात जल के बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। वाष्प के रूप में जल की हानि यदि ज्यादा हो रही है तो उसे रोक भी सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं क्षेत्रों के द्वारा होता है तथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्रों के ही बाहर निकलता है, ये भी हमें पता है। तो ये रंध्र के प्रमुख कार्य हैं। यहाँ चित्र में बताया गया है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते एवं बंद होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। और ये आप जाने यही सही है। यहाँ आप देखेंगे, हम अभी स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है विषम पोषी पोषण का या हेट्रोट्रॉपिक पोषण का। तो ये हेट्रोट्रॉपिक पोषण है, इसे हम विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो विषम पोषण या विषम पोषी पोषण वास्तव में देखा जाए तो मुख्यतः 3 भागों में जिसे बांटा गया है विषम पोषी पोषण को, जिसमें सबसे पहला भाग है होलोजोइक जिसे कहा जाता है प्राणी संपोषण। दूसरा भाग है सैप्रोफाइटिक जिसे कहा जाता है मृतोपजीवी पोषण। तीसरा भाग है पैरासाइटिक पोषण जिसे परजीवी पोषण के नाम से भी जाना जाता है, जी हम देख चुके हैं। तो 3 वर्गों में या 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है। प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण, होलोजोइक, सैप्रो और पैरासाइटिक। तो प्राणी संपोषण से तात्पर्य है कि प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करने की जिसमें भी ये क्षमता पाई जाती है, प्राणियों के समान भोजन ग्रहण करने, अर्थात भोज्य पदार्थ का सीधा अंतःग्रहण करे, भोजन पदार्थ को सीधा अंदर ले ले। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण कर ले तब उसे कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण। और ऐसा जो जीव करते हैं उनमें प्राणी संपोषण या प्राणी के समान संपोषण पाया जाता है, प्राणी के समान भोजन ग्रहण करने की विधि पाई जाती है, उसे कहा जाता है होलोजोइक पोषण। ऐसा जो करने वाले जीव हैं उनमें सबसे पहले जीव है जिसे अपन देखते हैं, तो यहाँ पर अमीबा और मानव दोनों प्रकार के जीव ऐसा पोषण पाया जाता है। और मानव के साथ साथ और भी जीव इसमें हैं, जैसे कि सभी जीव आएंगे, गिरगिट आएगा, लिज़र्ड आएगा, छिपकली आएगी, ठीक ना, स्नेक इसमें आ सकता है। मतलब जो जीव आप देख पा रहे हैं वो जीव इसमें आएंगे, बहुकोश की जीव। यहाँ बात करेंगे हम अगले नंबर पर मृतोपजीवी। नाम से स्पष्ट हो रहा है मृत जीवी, अर्थात जो मृत हैं जीव, उन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना या सड़े गली बॉडी से भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी, जिनमें
मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। फफूंदी और कवक ये उदाहरण के रूप में इनमें सम्मिलित किए गए हैं। एक उदाहरण आपने अवश्य देखा होगा, जब यहाँ कहीं कचरा अधिक डाला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर कचरा डालने के बाद आपको कुछ ऐसा आभास होता है कि बरसात के मौसम में वहाँ कुछ छातेनुमा संरचनाएं निकल आती हैं। वो छातेनुमा संरचनाएं आपने देखी होंगी, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी वो छातेनुमा संरचनाएं। और यहाँ पर आपको कुछ ये संरचना में ऐसी लाइन लाइन से स्पष्ट नीचे दिखाई देती है। ठीक, ये वास्तव में कवक है एक प्रकार का, जिसे कहा जाता है कुकुरमुत्ता। ठीक, ये कवक है, फंजाई है, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ कुकुरमुत्ता है। ये सड़े गले पदार्थों पर ही उगता है, गोबर के कंडों पर भी उसे उगता देखा गया है। ये उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करता है। इनमें वास्तव में जड़ें नहीं पाई जाती, लेकिन हॉस्टेरिया पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं। चूसक की सहायता से ये अपना भोजन चूस लेते हैं और वहीं पे फलते फूलते हैं। वो भी एक निश्चित समय के लिए, जब इनकी जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, जब अनुकूल परिस्थिति चली जाती है, दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तब दोबारा से ग्रो करने लगते हैं। ये इनके। अब बात करेंगे हम परजीवी या पैरासाइटिक पोषण के बारे में, परजीवी पोषण के बारे में। तो परजीवी पोषण के बारे में हम जानते हैं कि परजीवी तथा अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं परजीवी। जैसे कि इसमें सबसे सुपर मोस्ट उदाहरण परजीवी में चलता है। एक तो यहाँ आप देख पाओगे अमरवेल, जू, फीता कृमि, तिल्ली, लीवर फ्लूक, ये सब क्या है, ये वास्तव में परजीवियों के ही उदाहरण हैं, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें बिना मारे। ठीक, ये सब परजीवी कहलाते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को हम देखते हैं, किस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। तो 4 खंड में यहाँ पर अमीबा में पोषण की विधि को बताया गया है, और मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलकर उसे अमीबा में पोषण को बताने की कोशिश करूँगा। हम देखेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होलोजैविक पोषण होता है अमीबा में। तो किस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है, यहाँ पर हम देख पाएंगे। सपोज दैट फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि अमीबा में पोषण की क्रिया में सबसे पहले होता क्या है। अमीबा की पोषण की क्रिया में सबसे पहले हम देख पाएंगे कि कोई भी अमीबा जो जंतु है वह वास्तव में भोजन के कण को, ये हम एक जीव मानकर चल रहे हैं। यहाँ ये अमीबा है, बीचों बीच में इसका केंद्रक है। ठीक, ये अमीबा। और कोई भोजन का कण आप देखोगे कि भोजन का कण यहाँ पर इसका ये मौजूद है। भोजन का कण तब होता क्या है, ये फूड पार्टिकल है। या आप इसे कह सकते हो भोजन के कण या भोजन कण। अब ये धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो करने के कारण क्या होता है, इसके जो हम देखेंगे कूटपाद होते हैं। कूटपाद से मतलब होता है ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये कूटपाद कहलाती है। यहाँ का जीव द्रव सबसे ज्यादा इस मात्रा में इस ओर बढ़ने लगता है। ये जीव द्रव इस ओर आगे की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर ये सिरा फूल जाता है या फैलने लगता है, और फैलने के कारण ये मुख्य रूप से आगे की ओर धंस कर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में होगा क्या, यहाँ हम देखेंगे
दूसरे नंबर की कंडीशन में ये भोजन के कण को अपने गिरफ्त में ले लेगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भोजन का कण वास्तव में अब इसके अंदर की ओर फंस चुका है या कूटपाद के अंदर की ओर फंस चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी संरचनाएं तो आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक बार। इसके अंदर बीचों बीच में यहाँ केंद्रक होगा, ये केंद्रक है, ये जीव द्रव इसमें भरा हुआ है और ये इसके कहलाएंगे कूटपाद। ठीक, इन्हें हम एक और नाम देते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया भी इसे कहा जाता है। ये भोजन को घेर लेते हैं या भोजन के कण को घेर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में होता है जब ये भोजन के कण को घेर लेते हैं, घेरने के बाद ये भोजन का कण इनकी बॉडी में अंदर की ओर इंजेक्ट करने लगता है, अर्थात ये सीधा सीधा फ्री होकर यहाँ आ जाता है और ये बेसिकल से अलग हो जाती है इसकी त्वचा और एक फूड वैक्यूल बन जाता है भोजन का कण। खाद्य रिक्तिका में ये आ जाता है और धीरे धीरे खाद्य रिक्तिका में भोजन का कण आ जाता है। फिर जीव द्रव्य से, ये इसका जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य से ही पाचक रस द्वारा इस भोजन के कण का पाचन कर दिया जाता है और समस्त भोजन धीरे धीरे इस जीव द्रव्य में बिखर जाता है और जीव द्रव्य में सारा भोजन बिखर जाएगा और जो बिना पचा हुआ भोजन बचेगा, जिसे हम कहेंगे जो कि बेस्ट मटेरियल है, वो काय के लिए, जीवों के लिए बेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है। उस अपशिष्ट पदार्थ को, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ ले रहे हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को किसी भी सिरे से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बेस्ट मटेरियल है या अपशिष्ट पदार्थ है जिसे यहाँ से फिर बाहर कर दिया जाता है। ये 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में यहाँ कूटपाद का फैलना, आगे बढ़ना, कूटपाद का बड़ा होना। दूसरी कंडीशन में सबसे पहले फूड वेसिकल का बनना। तीसरी कंडीशन में भोजन का पचना, ठीक, और चौथी कंडीशन में बिना पचे हुए पदार्थ का बाहर निकलना। ये 4 कंडीशंस के अंतर्गत, 4 प्रक्रियाओं के अंतर्गत कूटपाद का अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा, लंबा हो रहा है इसलिए, और हर बार की तरह कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पेज टू पेज और पार्ट टू पार्ट कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली हैं जो कि 10th क्लास के लिए है अभी। और यदि आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। लाइक सबसे कम मिल पा रहा है, इसलिए आप लाइक जरूर करें।